नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट को डिकोड करने वाले हैं, जिसे MCL फ्रेमवर्क कहा जाता है। असल में ये मटेरियल काफ़ी डिटेल में है, लेकिन अगर इसकी कड़ियों को एक-एक करके जोड़ा जाए तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसकी गहराई में उतरने से पहले एक बहुत बड़ा, बिल्कुल बुनियादी सवाल सामने आता है। आखिर ये MCL कॉन्सेप्ट किस नॉलेज गैप को भरने का काम करता है? ऐसी कौन सी उलझन थी जिसे ये फ्रेमवर्क इतनी आसानी से सुलझा देता है? आज हमारा मेन फोकस इसी पर रहेगा। ठीक है, तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले MCL का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर इसके कोर कंसेप्ट्स, उसके बाद विजुअल एविडेंस का एनालिसिस, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और आखिर में इस पूरे फ्रेमवर्क का समरी और इम्पैक्ट समझेंगे। तो पहला सेक्शन MCL का परिचय, एक ओवरव्यू से शुरू करते हैं। अगर इस फ्रेमवर्क को एक बड़े दायरे से देखा जाए तो इसका सबसे ऊपरी ढांचा किसी नक्शे या फाउंडेशन जैसा लगता है। और देखिए, जब तक ये मैक्रो व्यू साफ नहीं होगा, इसके अंदर की माइक्रो डिटेल्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये एक तरह की मेंटल स्कैफोल्डिंग तैयार करता है, जिसके ऊपर पूरी थियरी टिकी हुई है। चलिए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। MCL असल में एक फाउंडेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क और मेथडोलॉजी है। सीधे शब्दों में, किसी भी बड़ी और उलझी हुई परेशानी को सिस्टमैटिक ढंग से सुलझाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, कोर कॉन्सेप्ट्स और तकनीकी बारीकियां। यहाँ चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब इस हिस्से में सबसे मजेदार बात यह है कि MCL के जो मुख्य वेरिएबल्स और टेक्निकल टर्म्स हैं, वो अलग-अलग नहीं हैं, वो एक दूसरे से पूरी तरह गुथे हुए हैं। ये बिल्कुल किसी घड़ी के गियर्स की तरह काम करते हैं, जहां एक पुर्जा घूमता है तो वो दूसरे को अपने आप चला देता है। हर एक एलिमेंट का अपना एक फिक्स्ड और ज़रूरी रोल होता है। तो इस पूरे टेक्निकल सेटअप से एक सीधी सी बात निकल कर आती है, ये फ्रेमवर्क उन वेरिएबल्स पर टिका है जो आपस में जुड़े हैं और लगातार बदलते रहते हैं। मतलब अगर इसके एक छोटे से हिस्से में भी कोई शिफ्टिंग होती है तो पूरे सिस्टम का रिजल्ट और बैलेंस चेंज हो जाता है। सेक्शन 3, विजुअल एविडेंस का एनालिसिस। ये इस डीप डाइव का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। यहाँ देखिए, इस प्राइमरी मैकेनिज्म को एक्चुअली एक्शन में देखा जा सकता है। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दर्शाता है कि अलग-अलग एलिमेंट्स रियल टाइम में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये पूरे फ्रेमवर्क का इंजन रूम है, जहाँ असल प्रोसेस होती है। यहाँ दो अलग मॉडल्स की बिल्कुल आमने सामने तुलना की गई है। बिना किसी पक्षपात के अगर इन्हें देखा जाए तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो स्थिति है जो MCL लागू होने से पहले की है या फिर कोई ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है, और दूसरी तरफ MCL लागू होने के बाद का स्टेट है। ये कंपैरिजन दोनों के बीच का अंतर एकदम वाज़ेह कर देता है। तो इस कंपैरिजन से सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकलता है? वो ये कि डेटा एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चरल शिफ्ट को पॉइंट आउट करता है। जैसे ही ये मेथडोलॉजी अप्लाई होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा ढांचा ही एक नई दिशा में शिफ्ट हो जाता है। और इसी स्ट्रक्चरल शिफ्ट को और सॉलिड बनाने के लिए ये सेकेंडरी प्रूफ सामने आता है। ये डेटा ब्रेकडाउन इस बात की तस्दीक करता है कि जो बदलाव अभी देखा गया वो कोई तुक्का या कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि इस फ्रेमवर्क के प्रोसेस का एक वेरीफाइड और एक्सपेक्टेड हिस्सा है। और इस पूरे टेक्निकल एनालिसिस को ये एविडेंस बिल्कुल ब्रिलियंटली रैप अप कर देता है। ये आखिरी कड़ी उन सारी बातों को एक साथ जोड़ देती है जिन पर अभी तक चर्चा हुई, और इस फ्रेमवर्क की एक्यूरेसी को लॉजिकली साबित कर देती है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यानी इस थ्योरी का रियल वर्ल्ड में क्या असर होता है। अभी तक जो भी थियोरेटिकल मैकेनिज्म समझे गए हैं वो सिर्फ हवा में नहीं है, वो सीधे तौर पर प्रैक्टिकल आउटकम्स में बदलते हुए दिखाई देते हैं। ये फ्रेमवर्क एक्चुअल टैंजिबल रिजल्ट्स डिलीवर करता है। इस पूरी प्रैक्टिकल प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में समझाया जा सकता है। स्टेप 1, इनिशियल स्टेट एनालिसिस, जहां शुरुआती प्रॉब्लम या सिचुएशन को मेजर किया जाता है। स्टेप 2, एल्गोरिथमिक प्रोसेसिंग, जहां MCL फ्रेमवर्क एक्चुअल में अपना जादू दिखाता है। और फाइनल स्टेप 3, रिजल्टिंग एप्लीकेशन, जहां प्रोसेस कंप्लीट होकर फाइनल आउटपुट मिलता है। और जब इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ठीक से फॉलो किया जाता है तो उसके फायदे बिल्कुल ठोस और क्लियर होते हैं। यहाँ उन्हीं प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को हाईलाइट किया गया है जो इस फ्रेमवर्क की असल पावर और यूजेबिलिटी को दिखाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि बेहद रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। आखिर में
5वां और अंतिम सेक्शन, समरी और फाइनल इम्प्लीकेशंस। ये पॉइंट इस पूरे एनालिसिस का क्लाइमैक्स है। ये सारी टेक्निकल डिटेल्स और प्रैक्टिकल यूजेस को वापस उसी बुनियादी नॉलेज गैप और प्रॉब्लम से कनेक्ट कर देता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। इसी से समझ आता है कि ये सोर्स मटेरियल असल में इतना ज़रूरी क्यों है। खैर, अगर इस पूरे डीप डाइव को सिर्फ 3 की टेकअवेज में समेटना हो तो वो ये होंगे। पहला, ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दूसरा, विजुअल एविडेंस इसके काम करने के तरीके को ओपनली प्रूव करते हैं। और तीसरा, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बिल्कुल क्लियर और मेजरेबल फायदे देते हैं। इन सब को समझने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ख्याल दिमाग में आता है। अगर ये फ्रेमवर्क आगे भी इसी तरह इवॉल्व होता रहा तो आने वाले वक्त में ये किस पुरानी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ये सच में आगे और एक्सप्लोर करने वाला विषय है। आज के इस एनालिसिस में शामिल होने के लिए शुक्रिया।